नमस्कार। मैं हूं आमियार शांडिल्य। लॉर्ड लेवल अप बीपीएससी के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग हैं बीपीएससी 69वीं बीपीएससी के लेक्चर सीरीज में, जो हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो एमसीक्यूज है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं और पूछे जाने की संभावना 90% से ऊपर है। तो आप इन सारे एमसीक्यूज को लेक्चर देखने के बाद टेलीग्राम चैनल में मैं जब शेयर कर दूंगा तो उसको फिर से रिवाइज करना आपकी ड्यूटी है। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा होता हूँ तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठा करें साथ ही, क्योंकि इसके अलावे इस एमसीक्यूज के अलावा भी कई सारी फैक्ट्स निकल के आती हैं जो आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। तो चलिए, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया था और उसके बाद हमने 54 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था सेकेंड लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन का आगमन, जिसमें हम लोगों ने यूरोपियंस के भारत आने के क्रम को देखा है और उस पे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो अब हम आते हैं, जरा सा देखें कि 54 के बाद जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और 55 नंबर क्वेश्चन पे, तो 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा। हम लोग जरा सा स्टेटमेंट पे गौर फरमाएंगे, क्योंकि अब बीपीएससी पहले क्या पूछता था, मैं बार बार इस चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इस चीज़ को समझने की आप कोशिश करें कि पहले जो है क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में होता था। मैक्सिमम क्वेश्चन या कोई सारे के सारे क्वेश्चन ही वन लाइनर के फॉर्मेट में होते थे और वो मारना आसान होता था, वो सॉल्व करना आसान होता था, सारे डेटा बेस्ड होते थे। लेकिन अभी पिछले एक दो बार से ऐसा हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो है स्टेटमेंट के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, कथन है, या इनमें से कौन सा सही कथन है, विच स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट अबव गिवन अबव इज इनकरेक्ट, ये चूज करना। या फिर मैच दी फॉलोइंग अगर दे देता है तो मैच दी फॉलोइंग में आपको ये देखना होता है कि कौन सा मैच सही और कौन सी मैच गलत है। तो ये बदलते हुए पैटर्न को फॉलो कर रहा है बीपीएससी। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कैसे इन क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। हम लोग को अप्रोच सीखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग होता है। घर पे आप कितना भी सॉल्व कर ले क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो 2 घंटे का प्रेशर एक अलग जोन में आपको ले जाता है। तो फिर कैसे उस टेंशन भरे माहौल में हम अपने आप को सबसे बेहतरीन करके निकालेंगे, ये हम तब सीखेंगे जब हम क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करें ये सीख ले। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है द ओरिजिनल नेम ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कैंपेन डेज इंडिस ओरिएंटलिस। तो सही, ये कंपनी कब एस्टैब्लिश की गई? ये सबसे लास्ट, फ्रेंच कौन है? फ्रेंच सबसे लास्ट आने वाले हैं इंडिया में। सबसे पहले कौन आया था आपको पता है, कल भी इस चीज की डिस्कशन हुई थी पिछले लेक्चर में कि भाई सबसे पहले आने वाले कौन है। सबसे पहले आने वाले आपको पता ही है, सबसे पहले आने वाले पोर्चुगीज, और पोर्चुगीज बाद भारत कौन आया? पोर्चुगीज के बाद भारत आने वाले हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। डच, डच के बाद कौन आया? डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद कौन आया? इंग्लिश के बाद आते हैं डेन्स, और तब उसके बाद आते हैं फ्रांस। फ्रांस आता है, फ्रेंच आता है। तो फ्रेंच ये आने में बहुत लेट कर जाते हैं इंडिया में। जब सारे कंपनी अपने आप को टोटली एस्टैब्लिश कर चुके हैं तब जाकर के ये भारत आने की सोचते हैं, यहाँ के मुनाफे को देखते हुए। तो 1664 में आपको पता ही है। तो इस कंपनी का नाम, ओरिजिनल नाम क्या था, मूल नाम जो कहते हैं उसको कहते हैं कैंपेन डेज इंडिस ओरिएंटलिस। तो ये सही स्टेटमेंट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नाम था। और पिछले लेक्चर में भी इस चीज की डिस्कशन हुई थी कि इस कंपनी का फाउंडर कौन था, कौन एस्टैब्लिश किया था। तो उस समय जो रूलर था लुई 14 था वहां पे, और लुई 14 के नेतृत्व में का एक मंत्री था कोलबर्ट, और कोलबर्ट के नेतृत्व में कंपनी एस्टैब्लिश की गई। तो ये कौन सा है? इट वॉज फाउंडेड बाई फ्रेंच मिनिस्टर कोलबर्ट। तो सही है, ये यहां तक सही है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुईस 14, लुई 14, ये दोनों फैक्ट सही है कि कोलबर्ट जो है उसका फाउंडर है और उस लुई 14 तक भी रूल चल रहा है। तो हर एक फैक्ट के ऊपर नजर डालेंगे, कहीं भी एक भी फैक्ट गलत हुआ तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इन 1666 फ्रैंकोइस कैरोन हेडेड एन एक्सपीडिशन टू इंडिया एंड सेटिंग अ फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन सूरत इन 1668। तो ठीक है, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, पहला फ्रांसीसी फैक्ट्री कहां पे है? सूरत में है। और कब है? 1668 में, 1668 में। लेकिन शुरुआत करें इन 1666 फ्रैंको कैरो। तो फ्रैंको कैरो हेडेड एन एक्सपीडिशन, तो फ्रैंको कैरो ही वो व्यक्ति है जो इंडिया आता है। लेकिन ये जरा सा साल देखिए, तो ये साल देखिए, तो क्या ये साल सही है? क्या वो 1666 में इंडिया के लिए चला था? कतई नहीं। ये कब चला था? 1667 होगा। तो इस फैक्ट पे हम देखिए, पूरे स्टेटमेंट में 3-4 फैक्ट नजर आया आपको। एक तो ये साल नजर आया इन 1666। जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हर एक फैक्ट के ऊपर आपको नजर डालना है कि कौन सा फैक्ट सही और कौन सा फैक्ट गलत है। फिर यहाँ पे द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रांस, तो ये वो कौन सा है? फ्रैंको कैरो है, तो ये सही था स्टेटमेंट। उसके बाद फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, तो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहां पे है? सूरत, ये भी फैक्ट सही था। और कब? 1668। गलत कौन सा निकल गया? साल निकल गया। 1666 नहीं होगा, 1666 नहीं होगा, 1667 में वो चला, है ना उन्होंने। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पहले मेडागास्कर में अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की, जहां पे वो फेल कर गए, तब जाकर के इंडिया की तरफ मूव करते हैं। वैसे तो बाद में मेडागास्कर उन्हीं के कंट्रोल में आएगा भी। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या? इन 1673 द गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम कौन है? शेर खान लोधी। शेर खान लोधी उस समय वलीकोंडपुरम का गवर्नर था, ये फैक्ट सही है यहां तक। और ग्रांटेड द फ्रैंको मार्टिन अ साइट फॉर सेटलमेंट वेयर पौंडीचेरी वाज फाउंडेड इन 1674। तो यहां पे 4 या 5 फैक्ट नजर आए। पहले तो इन 1673 में वलीकोंडपुरम के गवर्नर शेर खान लोधी, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 1673 में ही वलीकोंडपुरम के गवर्नर हुआ करते थे कौन? शेर खान लोधी। और उन्होंने ही फ्रैंको मार्टिन को एक साइट दिया था जहां पे पौंडीचेरी एस्टैब्लिश की गई, तो ये एक फैक्ट ये भी है। और फाउंडेड इन 1674, ये भी फैक्ट सही है कि 1674 में पौंडीचेरी को एस्टैब्लिश किया गया और फ्रैंको मार्टिन वहां का हेड बना। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत हो गया? स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो अब मैं बार बार बोलता हूं कि इनकरेक्ट ही करेक्ट है। जहां पे इनकरेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ही करेक्ट है। तो इनकरेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट। हम खोजेंगे ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन ए, ओनली 1 और 2। तो 1 और 2 तो सही है ना, और हमें क्या है कि इनकरेक्ट करेक्ट कर देना है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, ओनली 3 और 4। तो ओनली 3 और 4, 3 तो इनकरेक्ट है, यहाँ तो सही था, लेकिन 4 फिर करेक्ट हो गया, और हमें करेक्ट तो चाहिए ही नहीं। तो करेक्ट चाहिए ही नहीं, तो हमें थर्ड नंबर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ओनली 3, तो ओनली 3 है क्या? हाँ, ऑप्शन सी के साथ चले ना हम। ऑप्शन सी ही तो मेरा इनकरेक्ट है, जो मेरा करेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 हो गया आपका। ये सारे फैक्ट आपके नोटबुक में होने चाहिए। वैसे तो ये सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके टेलीग्राम चैनल में चला जाएगा। लेवल ऑफ बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उस लिंक पे जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे करंट से रिलेटेड और सारे जो है कंटेंट आपको फ्री मिलेंगी, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, और वही कंटेंट आपको एग्जामिनेशन पास करा देगी। ज़्यादा मार्केट में इतनी सारी कंटेंट्स है, सब पे दिमाग नहीं खपाना, किसी एक को फॉलो करें। और हम तो ये दावा कर रहे हैं कि हमें आप फॉलो करें, हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। मंजिल क्या? आपकी बीपीएससी क्रैक करना। एक और सूचना है, छोटी सी सूचना है, शायद में भी जुलाई मध्य तक डीएसपी की सीटें कुछ जुड़ेंगी, कुछ और सीटें भी जुड़ेंगी। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक प्रीलिम्स हो नहीं जाता तब तक बहुत संभावना बनी रहती है कि कई सारी वैकेंसीज इसमें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो अभी इतनी ही सीट रहेंगी ये जरूरी नहीं है, बढ़ती चली जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 56 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन है, ओके, हु वाज द इंग्लिश कमांडर लीडिंग द बैटल ऑफ वांडीवाश
इन 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश, वांडीवाश का जो युद्ध हुआ उसको लीड कौन कर रहा था, कौन था इंग्लिश कमांडर? ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। आप पिछले लेक्चर को बहुत केयरफुली अगर आपने देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो कि कौन था वो ब्रिटिशर्स की तरफ से जिसने क्या किया, फ्रांसीसियों को हरा दिया, फ्रांसीसियों को मात दे दिया। और यही वो तो लड़ाई थी जिसने फ्रांसीसियों को भारत से बोरिया बिस्तर बांधने को मजबूर कर दिया। और बोरिया बिस्तर बांधने का मतलब ये नहीं कि परमानेंट चले गए, पावर के रूप में इनकी बोरिया बिस्तर बंध गई। कमर्शियल एक्टिविटी इनकी जारी रही, कमर्शियल एक्टिविटी इनकी जारी रही। तो हु वाज द इंग्लिश कमांडर? तो आपको पता ही है कि बैटल ऑफ वांडीवाश, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? वांडीवाश का युद्ध 1760 में। ये किस युद्ध के अंदर हुआ? ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंदर हुआ, थर्ड कर्नाटक वॉर, तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर के अंदर में ये लड़ा गया था, है ना। तो उसके अंदर अब एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से थे सर आयर कूट, सर आयर कूट थे। और फ्रेंच की तरफ से कौन था? काउंट दी लाली, काउंट दी लाली जो उस समय कौन था? गवर्नर था फ्रांसीसियो का। तो हम किसके साथ जाना चाहेंगे? सर आयरकूट के साथ। ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है सर आयरकूट, तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, सर आयरकूट के साथ जाएंगे। हेक्टर मुनरो, अरे भाई हेक्टर मुनरो के बारे में देख लो। हेक्टर मुनरो वो हीरो है जिसने अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध में विजय दिलाई थी, बक्सर के युद्ध का हीरो है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को लीड करने वाला बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ, वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर में, लेकिन नोट डाउन अभी हो जाना चाहिए बच्चों, नोट डाउन अभी हो जाना चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो अंग्रेजों को लीड कर रहा था, इसने अंग्रेजों को विजय दिलाई थी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे नहीं। रॉबर्ट क्लाइव किस में थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव साहब थे बैटल ऑफ प्लासी में। रॉबर्ट क्लाइव कहां पे थे? रॉबर्ट क्लाइव साहब थे बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी के युद्ध में। प्लासी कहां है? प्लासी बंगाल में है, नादिया जिले में, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव साहब बैटल ऑफ प्लासी में होंगे, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर में होंगे, और सर आयरकूट किस युद्ध में? वांडीवाश का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवाश। ये पूछता है, कमांडर का नाम पूछता है कई बार, कमांडर के नाम को हम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है 56 से बाद 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा सा देखें हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि, जरा देखें, ये भी बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन और बीपीएससी के लिए बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन। हमने दोनों टाइप को मिक्स करने की कोशिश की है कि आप दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस के आदी हो जाएं, कि आपके सामने किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सीधे आंसर आप दे दें। तो पहला है क्वेश्चन है बहुत ट्रेंडी, हु वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल हु गेव परमिशन टू द फ्रेंच टू एस्टैब्लिश अ टाउनशिप एट चंद्रनगर। तो चंद्रनगर में आपको पता ही है कि चंद्रनगर में क्या है? चंद्रनगर में फ्रेंच सेटलमेंट था, फ्रांसीसी कोठी थी, फ्रेंच सेटलमेंट है ना, फ्रेंच सेटलमेंट था, फ्रांसीसी कोठी है ना। तो फ्रांसीसी कोठी, चंद्रनगर में फ्रांसीसी कोठी खोलने का परमिशन किसने दिया था, अनुमति किसने दिया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। और ये कब दिया था? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 1673 में ही अनुमति मिली थी इनको, 1673 में ही इनको अनुमति मिली। किसके द्वारा मिली थी? कासिम खां होगा क्या? कासिम खां का नाम यदि आपको याद हो, कासिम खां तो वो बंगाल का सूबेदार है जिन्होंने पुर्तगालियों को हुगली से मार भगाया था। किसके आदेश पर? शाहजहां के आदेश पर उन्होंने। तो कासिम खां नहीं होगा। और शेर खां लोधी तो वलीकोंडपुरम के गवर्नर हैं, इनका नाम अभी आया। बच कह रहा शाइस्ता खां है, शाइस्ता खां के साथ आप जाइए, शाइस्ता खां इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव में नहीं जाना है, यही आंसर है। शाइस्ता खां ही वो गवर्नर थे जिन्होंने क्या किया था?
फ्रांसीसियो को 1673 में परमिशन दिया था चंद्रनगौर में अपना टाउनशिप बनाने के लिए, अपनी कोठी का निर्माण करने के लिए, जहां पे उन्होंने 1690 से 92 के बीच में अपनी कोठी का निर्माण किया था। 1673 में ही उनको मिल गया था वहां पे कोठी निर्माण, अपने टाउनशिप को बनाने की परमिशन, लेकिन उन्होंने 1690 के बाद जाकर के वहां पे अपनी कोठी का निर्माण करना शुरू किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जरा सा मैं देखूं कि अगला क्वेश्चन है क्या, और आप भी देखिए, बहुत आसान है। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे बताने के पहले आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिए, और जो पहले जवाब देगा उसको मैं उस कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूंगा, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे। चलिए, तो 58 नंबर भी बहुत ट्रेंडी है, यही क्वेश्चन का पैटर्न रहा है पहले भी और अभी भी। ऐसा नहीं लगता कि बीपीएससी पूरी तरह से अपने आप को बदल देगा और यूपीएससी के पैटर्न पे लेके जाएगा। यूपीएससी के पैटर्न पे आने में समय लगेगा, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पूछने में इतना जल्दी बच्चों को झटका नहीं देने वाला है बीपीएससी। देगा, धीरे धीरे चीजों में बदलाव कर रहा है और बच्चे उसके आदी भी होते जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले लूसेंट रट लो, पहले स्पीडी की बुक रट लो, पहले कोई भी वन लाइनर की बुक रट लो, प्रीवियस 10 इयर्स 20 इयर्स के क्वेश्चन याद कर लो, हो जाना था। प्रीलिम्स तो आराम से हो जाता था, और मेंस के एग्जामिनेशन भी बहुत सेट पैटर्न पे था। यहाँ तक कि ये स्थिति है कि भाई हिस्ट्री इतना ज़्यादा स्टैटिक है कि आप मुश्किल से 50 क्वेश्चन भी अगर याद करके रट के, है ना, चले जाते हैं ना, उसमें से 4 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो अभी भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डायनेमिक पोजीशन नहीं है, मतलब हिस्ट्री स्टैटिक है, लेकिन पूछने का तरीका तो थोड़ा सा बदल सकता है ना, कि उसी सेट पैटर्न पे हमेशा कि भाई इस साल पटना कलम आ गया तो अगले साल जो है मौर्य कला पूछ देगा, या गुप्त कला पूछ देगा, या मधुबनी पेंटिंग पूछ देगा। तो इस साल महात्मा गांधी पे पूछ दिया तो अगली बार नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर पे पूछ देगा। बहुत एकदम सेट पैटर्न है, दिमाग लगा लिया जाए तो क्वेश्चन आराम से आ जाता है। यहाँ तक कि जो उसके करंट अफेयर्स है वो भी बहुत सेट पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो अब बदल रहा है, जैसे ऐसे ऐड ऑन हो गया, ऐसे एक जोड़ दिया गया, तो ऐसे जरूरी थी, समय की डिमांड थी। अब नॉन सीरियस कैंडिडेट भरेंगे ही नहीं फॉर्म, क्योंकि दिक्कत ये है हमारे बिहार और यूपी के एजुकेशन सिस्टम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि प्राइमरी लेवल पे ही उनमें खामियां नज़र आती हैं यहाँ। और ये दिखता है आगे चल के जब देखते हैं कि एक सिंपल एप्लीकेशन, एक आवेदन तक लिखने नहीं आता है बच्चों को, तो जिन बच्चों को आवेदन लिखने नहीं आता वो कैसे बीपीएससी का सोच सकते हैं, पीसीएस लेवल की प्रिपरेशन का सोच सकते हैं, यूपीएससी की तो बात ही छोड़ दें। तो अब इन चीज़ों को बदलाव कर रहा है बीपीएससी, इन चीज़ों में बदलाव कि भाई हम सिर्फ सीरियस और कैपेबल और सक्षम अधिकारी लेकर के चुन के आएंगे, कोई भी ऐरा गैरा जो है ना रट के और अधिकारी नहीं बन सकता। तो अब इसमें आपको अपना बदलाव करना होगा। यदि आप सच में एक पीसीएस लेवल की अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ानी पड़ेगी। बुक्स की रीडिंग, अब वन लाइनर पे डिपेंडेंट रहने से काम नहीं चलने वाला है ना। तो बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप करें, आंसर राइटिंग की हैबिट डेवलप करें। मैं बार बार बोलता हूं कि आंसर राइटिंग इज एक आर्ट है और इस चीज़ को डेवलप करना होगा, समय के साथ डेवलप होता है, एक दिन में नहीं होता। तो रोज कम से कम एक क्वेश्चन लिखने की हैबिट डालें आप, रोज एक, अभी से पीटी के में तो लग जाए, लेकिन एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में प्रिपरेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लूं फिर मेंस की प्रिपरेशन करूंगा और तब इंटरव्यू देखूंगा, नहीं। तो तीनों ही फेज को कंसोलिडेट करके प्रिपरेशन की जाती है। तो अब जिस दिन से आपने सोच लिया कि मुझे बीपीएससी करना है, उसी दिन से आपकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसको अलग से प्रिपेयर करना होगा। तो आप तीनों को एक तरह से कंसोलिडेट कीजिए, एक अपने लिए एक बनाइए, एक एम गोल बनाइए कि कितने दिनों में हमें क्या अचीव कर लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। और बुक रीडिंग हैबिट डालिए, आंसर राइटिंग हैबिट डालिए, ऐसे आ गया ऐसे लिखने की हैबिट डालिए। आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप उस पर 800-900 वर्ड्स में लिख दें, 700 वर्ड्स में चीज़ों को लिख दें, और क्वालिटी कंटेंट चाहिए। तो इनमें हम आपकी मदद करेंगे। लेवल अप बीपीएससी आपकी मदद करेगा, आपके साथ हमेशा हर कदम हर क्षण आपके साथ खड़ा है। जहां भी समस्याएं आएंगी वहां पे हम लोग खड़े हैं आपके साथ। बस आप जो है ठान लें कि आपको प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम निकालना है। उस एग्जाम को निकालने की जिम्मेवारी फिर हमारी हो जाती है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 58 क्या कहता है? क्वेश्चन में 58 कहता है, अंडर विच फ्रेंच गवर्नर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर थर्ड कर्नाटक वॉर। तो भाई कौन सा फ्रेंच गवर्नर था? तो अभी जब चर्चा हो रही थी किसकी,
बैटल ऑफ वांडी वॉश की, और जब मैंने बताया कि एक तरफ सर आयरकूट थे तो दूसरी तरफ काउंट दी लाली थे, तो काउंट दी लाली ही 1758 में उनको वहां से गवर्नर बना के भेजा जाएगा, गुडेहू को वापस बुला लिया जाएगा और काउंट दी लाली को बना के भेजा जाएगा। तो गुडेहू साहब तो है नहीं, ये तो 1754 में ही आते हैं और चले जाते हैं। डुप्ले साहब को 1754 में बुला लिया गया। ये फर्स्ट कर्नाटक वॉर, ये दरअसल फर्स्ट कर्नाटक वॉर, और ये नोट डाउन कर लो कौन गवर्नर था। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, प्रथम कर्नाटक युद्ध, और ये तथा एंड सेकेंड कर्नाटक, ये दो युद्ध में रहे हैं। सेकेंड कर्नाटक वॉर तथा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। लेकिन थर्ड सी आइए, काउंट थॉमस आर्थर दी लाली, तो शॉर्ट में कहते हैं काउंट दी लाली। ये साहब जो है वो थर्ड कर्नाटक वॉर में गवर्नर होते हैं। तो ये साहब पूछ दिया कि फर्स्ट में कौन था, डुप्ले था। सेकंड में कौन था, डुप्ले था। थर्ड में कौन है, काउंट थॉमस आर्थर दी लाली, थर्ड कर्नाटक वॉर का ये लीडर था, है ना, फ्रांसीसियो की तरफ से। तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अभी भी आने हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है टोटली चेंज होने वाला है। क्वेश्चन इस पे भी आएगा, आंसर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे है अब 59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है 59 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है। ओके, ट्रीटी ऑफ रीजविक वाज कंक्लूडेड बिटवीन इसकी महत्व क्यों है, इसकी महत्व इसलिए है ट्रीटी ऑफ रीजविक, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ रीजविक कोई इंडिया का कोई ट्रीटी नहीं है, ये यूरोप की ट्रीटी थी। तो हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, यहां पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 1693 में डच हैं वो अंग्रेजों की सहायता से विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की सहायता से इन्होंने फ्रांसीसियो के साथ लड़ाई लड़ी और क्या किया, इन्होंने पौंडीचेरी ऑक्यूपाई कर लिया। जो पौंडीचेरी कैपिटल था किसका, फ्रांसीसियो का, पूरे समय यही कैपिटल रहा है। और ये बहुत बड़ा इनका रीजन भी रहा हारने का, क्योंकि इनके पास सिर्फ पौंडीचेरी था, जबकि अंग्रेजों के पास 3 प्रेसिडेंसीज थी। आपकी वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे आपकी हो गई मुंबई, उसके आप पूर्वी तट पे आ जाइए, साउदर्न इंडिया में आ जाइए पूर्वी तट पे कोरोमंडल में तो आप मद्रास, और ईस्टर्न में चले जाइए तो कलकत्ता। तो ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज थी। इसके अलावा कई सारी ऑफिसेज थी, जबकि हमारे फ्रांसीसियो के पास सिर्फ पौंडीचेरी था, है ना, उसके अलावा इनके पास कुछ था नहीं। तो ये सबसे बड़ा हार का रीजन भी रहा इनका। तो 1693 में डचों ने क्या किया, पौंडीचेरी पर, या आज के समय में पुडुचेरी भी कहते हैं, पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई कर लिया। अब पौंडीचेरी इनके हाथों से निकल गया, और जिसमें पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया गया उस समय पौंडीचेरी का जो है प्रेसिडेंट जो है फ्रैंको मार्टिन था। तो फ्रैंको मार्टिन के हाथों से वो निकल गया। तो 1697 में यूरोप में ट्रीटी ऑफ रीजविक होता है। कब होता है, 1697 में, नोट डाउन कर लीजिए। 1697 में ट्रीटी ऑफ रीजविक होगा यूरोप में, जहां पे एक पीस ट्रीटी है। ट्रीटी ऑफ रीजविक क्या है, एक तरह से पीस ट्रीटी है। इसमें कई सारे नेशंस दो तरफ थे, पीस ट्रीटी है ना। तो इसमें एक तरफ फ्रांस था और एक तरफ डच था, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, लेकिन हमें सिर्फ फ्रांस और डच के बारे में पढ़ना है। तो एक तरफ फ्रांस और डच दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ रीजविक हुई, पीस ट्रीटी हुई, और पीस ट्रीटी के तहत डच ने, नीदरलैंड वालों ने, डच किसको कहते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड, इन कंट्रीज के लोगों को हम डच कहते हैं। तो ये जो है इन्होंने पौंडीचेरी वापस लौटा दिया। तो ट्रीटी ऑफ रीजविक वाज कंक्लूडेड बिटवीन, ऑप्शन है इंग्लिश एंड द फ्रेंच, गलत है, फ्रेंच एंड द डच। तो इसके साथ जाना पसंद करेंगे, है ना, फ्रेंच एंड द डच इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आपने इसकी बैकग्राउंड समझ ली कि क्यों ट्रीटी ऑफ रीजविक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1693 में डचेस ने क्या किया था,
पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो फ्रांसीसियो को वापस उनका पौंडीचेरी मिल गया और वापस से फ्रैंको मार्टिन जो है बन गया वहां का अध्यक्ष। और फ्रैंको मार्टिन 1706 तक 1706 तक वहां का प्रेसिडेंट रहेगा पौंडीचेरी का। और उसी के लीडरशिप में पौंडीचेरी एक बहुत अच्छे सिटी के रूप में डेवलप भी हुआ। और 1706 में फ्रैंको मार्टिन की डेथ हो जाती है। खैर, तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अब चलिए यहाँ पे फिर स्टेटमेंट आ गया। और यहाँ यहीं पे मैंने आपको बोला भी था कि फर्रुखियर के फरमान, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में था क्या, कौन सी बातें थी, इन स्टेटमेंट से क्लियर होगा। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्रुखियर फरमान। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्रुखियर फरमान। फर्रुखियर के फरमान से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर जरा चर्चा करिए। तो पहला स्टेटमेंट है, द कंपनी वाज परमिटेड टू इश्यू दस्तक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। तो भाई कंपनी को क्या मिला था? कंपनी को दस्तक मिला था। दस्तक, भाई ये दस्तक ने तो कमाल कर दिया, दस्तक ने तो युद्ध करा दिया बंगाल में। दस्तक जड़ था युद्ध का। बैटल ऑफ बक्सर के बहुत बड़े रीजन में से एक था बैटल ऑफ बक्सर। इसके अलावा समय समय पर बंगाल के नवाबों ने दस्तक का विरोध किया, क्योंकि चूंकि ये मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया था, तो मुगल बंगाल के नवाब भी इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन समय समय पर इसके खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। तो दस्तक था क्या? तो दस्तक एक तरह से फ्री पास था। दस्तक एक तरह से क्या था? फ्री पास। आप तो आज के समय में समझते हैं, जीएसटी, हर सामान पर जीएसटी, हर गुड्स पे, हर सर्विसेज पे जीएसटी देना होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्सेज में, वहां पे आपको फी के अलावे आपको 18% जीएसटी देना होता है, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हैं। तो ये एक तरह से जब गुड्स की सप्लाई होती थी तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। आप गुड्स बेचने के पहले आपने उसका टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। तो इस चीज को लेकर के ब्रिटिशर्स इस पे छूट हासिल कर चुके थे। ये दस्तक एक तरह का फ्री पास था कि जब सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने के दौरान जो है, जब आपके पास वो फ्री पास होगा, वो दस्तक होगा, और जो साइंड अथॉरिटी है बंगाल के नवाबों का, अगर वो चेक करते हैं कि क्या इस पे टैक्स पे किया गया है कि नहीं किया गया, और यदि आपने उस फ्री पास को दिखा दिया, तो फिर आपको किसी प्रकार की आपको रुकावट नहीं आएंगी, और आपकी सामान जो है कस्टम ड्यूटीज पे नहीं कर देंगी, और आगे सामान बढ़ती चली जाएगी, मार्केट में आपकी मास गुड्स सप्लाई हो जाएगी। अब यहां तक तो ये तो दस्तक मिला था किसको? दस्तक मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था, और इसके बदले ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों को प्राइवेट ट्रेड करने की छूट मिली हुई थी। तो प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे वो, और अपना अतिरिक्त अलग से मुनाफा कमा सकते थे। वेतन बहुत कम मिलती थी। तो इसमें क्या सीन था कि ये जो कर्मचारी हैं, जो फ्री पास जो दस्तक मिला हुआ है वो कंपनी के लिए मिला हुआ है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो अपने पर्सनल ट्रेड में दस्तक का यूज करना तो कहीं से उचित बात थी नहीं। इसको लेकर के समय समय पे शिकायतें दर्ज होती रहती थी बंगाल के नवाब के पास। और उस पे एक बात ये निकली कि भाई कि ये खुद तो यूज कर ही रहे हैं, अपने इंडियन फ्रेंड्स को भी ये सप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स जो, और जो कंपनी के कर्मचारियों के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनको भी फ्री दस्तक दे रहे हैं, ये लोग दस्तक दे रहे हैं। तो अब बताओ कि किसी इंडिया में किसी को मिल रहा और किसी को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे तो भाई जिसको नहीं मिल रहा उसके मन में होगा ना कि भाई इसको तो मिल रहा और मुझे नहीं मिल रहा, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। तो जिसको नहीं मिल रहा था वो नवाब के पास बार बार शिकायत लेके जा रहा था कि या तो आप मुझे भी दीजिए दस्तक, या तो आप जो है इस दस्तक को ही खत्म कीजिए। तो यही हम देखेंगे कि मीर कासिम क्या करेगा। मीर कासिम अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब होगा, अलीवर्दी खां के बाद सबसे एफिशिएंट रूलर बनेगा, तो वो जो है फ्री पास ये दस्तक खत्म कर देगा, और ये अंग्रेजों को बुरी लगेगी, और इसके कारण से बैटल ऑफ बक्सर भी होगा। और भी बहुत सारी रीजन्स थी बैटल ऑफ बक्सर की, लेकिन ये भी उन रीजन्स में से था कि दस्तक खत्म कर दिया गया था। तो ये फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था। और याद ही आपको कि फर्रुखसियर को ने ये सारी स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं, विशेषाधिकार जो हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों दी थी? क्योंकि आपको जहां तक याद है, नहीं याद है तो मैं फिर से दोहरा दूं कि जॉन शर्मन के लीडरशिप में, नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, एक
गई थी मिलने किससे, फर्रुखसियर से। और फर्रुखसियर उस वक्त जो है बहुत लाइलाज बीमारी से, ऐसी बीमारी जो छूट नहीं रही थी, उनका राजवैद्य ने हाथ खड़ा कर दिया था कि भाई मेरे से ये बीमारी छूटेगी नहीं। तो उनमें डॉक्टर थे एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैमिल्टन नाम याद रखिएगा, पूछ देगा कहीं कि कौन डॉक्टर ने फर्रुखसियर की बीमारी को ठीक किया था। स्टीफन हैमिल्टन करके इनका नाम था, बहुत बड़ा नाम है इनका। तो डॉक्टर हैमिल्टन साहब ने इनकी बीमारी खत्म कर दी, और दर्द में झेल रहे थे फर्रुखसियर, उससे निजात दिला दी। तो फर्रुखसियर खुश होकर के ये फरमान जारी करता है, जिसमें अब इसमें डिमांड क्या था अंग्रेजों का। पहला तो डिमांड ये था कि जो औरंगजेब के समय से जो छूटें मिल रही थी, ट्रेड बेनिफिट्स मिल रही थी, वो मिलती रहे। और ये ट्रेड बेनिफिट्स था क्या, ट्रेड बेनिफिट्स था 3000 सिर्फ इनको पे करने होते थे, और उसके बदले पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में फ्री ट्रेड ये कर सकते थे। तो वो जारी रहनी चाहिए, इसकी डिमांड के लिए गए थे। इसके अलावा वो कलकत्ता को डेवलप करना चाहते थे, और कलकत्ता को डेवलप करने के लिए अगल बगल की 38 गांव, 38 विलेजेस को वो एक्वायर करना चाहते थे, एक तरह से उसको अपने उसको ले लेना चाहते थे। और तीसरा ये कि वो अपनी सिक्के चलाना चाहते थे, अपनी ढाले हुए सिक्के मुगल क्षेत्रों में चलाना चाहते थे। और भी कुछ डिमांड्स थी, तो देखे जरा कौन कौन सी डिमांड्स इनकी मानी गई है। तो पहला स्टेटमेंट देखे जरा, फर्रुखसियर के फरमान का पहला स्टेटमेंट है, द कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। अभी मैंने समझा दिया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। दूसरी है कि इन सूरत फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज द EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ ऑल ड्यूटीज। इन सूरत फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज, सूरत में 3000 रुपए के बदले द EIC वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ ऑल ड्यूटीज। ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी ड्यूटीज से फ्री कर दिया गया, वो फ्री ट्रेड कर सकती थी। कितने के बदले, 3000 रुपीज के बदले। भाई यहां पर यही फैक्ट गलत हो गया, ये वाला फैक्ट। ये सच्ची बात है कि सूरत में इनको छूट मिल गई, लेकिन 3000 नहीं, 10,000 रुपए के बदले, 10,000 के बदले इनको छूट मिली। तो ये वाला फैक्ट यहाँ पे गलत हो गया, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। अब अगला पढ़े हम लोग, द कॉइन्स ऑफ द कंपनी मिंटेड एट कलकत्ता वर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। द कंपनी की जो कॉइन जो ढलाई हो रही थी कलकत्ता में, वो पूरे मुगल एम्पायर में चलाने की इजाजत मिल गई। यहाँ पर ये तो सही बात है कि इनके सिक्के को चलाने की इजाजत मिल गई, लेकिन यहां भी एक फैक्ट गलत हो गया कि कलकत्ता में मिंट नहीं होता था, ये बॉम्बे में होता था, ये बॉम्बे में होता था। तो फिर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, थर्ड स्टेटमेंट भी। और मैं बार बार पूछूं, क्वेश्चन स्टेट पढ़ो पूरा, तो पढ़ोगे तो लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये वर्ड पे खास तौर पे ध्यान देना है, वरना गलत करके आ जाओगे। इनकरेक्ट, और मैं बार बार बोलता हूं कि इनकरेक्ट इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट देखो, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 इनकरेक्ट है, तो जरा देखो 2 और 3 का है। ओनली 1 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन 1 खत्म करते हैं। ओनली 2 नहीं होगा, लेकिन 2 होगा। ओनली 2 नहीं होगा, लेकिन 2 होगा, 2 है, तो ये वाला भी, ये वाला जो है लेके चलते हैं हम लोग। और सी ओनली 3, ये वाला भी होगा, तो हम ऑप्शन डी पे जाए, मोर देन वन ऑफ दी अबव। एक से ज्यादा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो गलत हो गया तो फिर हम डी पे क्यों ना चले जाएं, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट गलत है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ। अच्छा एक बात और इसमें, तो ये 3 स्टेटमेंट, ये तीनों जो है फर्रुखसियर के फरमान के अंदर थे, और ये तीनों स्टेटमेंट आपके नोटबुक में होने चाहिए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि वो जो औरंगजेब द्वारा दिए गए जो ट्रेड बेनिफिट्स थे वो जारी रहे। कौन सी, 3000 रुपए के बदले पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, क्या पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ओके 3000 रुपए के बदले क्या होगा, 3000 रुपए देकर के बिहार, बंगाल, उड़ीसा में क्या मिल गई, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों जगह फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। मुक्त व्यापार क्या है, इकोनॉमिक्स का टर्म है ना। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, तो ये वाला भी ऐड कर लीजिएगा। और एक जो स्टेट जो इनकी डिमांड थी 38 गांवों की, 38 विलेजेस की, वो डिमांड नहीं मानी गई, क्योंकि जो है हमारे
बंगाल के जो सूबेदार थे उस समय के मुर्शीद कुली खां ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठा दी कि नहीं, किसी भी कीमत पे। अब ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि कौन था उस वक्त बंगाल का नवाब, मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां ने आवाज उठा दिया कि नहीं, किसी भी कीमत पे ये 38 गांव नहीं दिए जाने चाहिए। ये स्टेटमेंट भी कॉपी में लिख दो कि बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है? आगे है 61 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन है सॉरी, तो 61 नंबर क्वेश्चन है कुछ यूं, ये विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डच इज आर इनकरेक्ट। ओके, तो यहां पे डच से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इनकरेक्ट, फिर इनकरेक्ट, ये वर्ड पे खास ध्यान दो। इनकरेक्ट, अगर करेक्ट पूछता तो हम करेक्ट स्टेटमेंट खोजेंगे, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है मुझे। तो फिर चलो देखे जरा सा, पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट देखे जरा कि स्टेटमेंट में कितना है दम। तो ऑप्शन ए है, द कैपिटल ऑफ डच सेटलमेंट वाज पुलिकट टिल 1690। पुलिकट में पहला तो इन्होंने अपनी पहली सेटलमेंट, बहुत कोशिश कर रहे थे ये मालाबार कोस्ट पे अपनी सेटलमेंट एस्टैब्लिश करने की, अपनी कोठी एस्टैब्लिश करने की, फैक्ट्री बनाने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो सबसे पहले इनको सफलता हाथ लगती है भारत में 1605 में। एक डच कमांडर है, नाम है इसका वादेर हेग। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं जैसे। तो वादेर हेग साहब ने पहली बार 1605 में गोलकुंडा सुल्तान के आदेश से मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, दोनों लिखते हैं हम लोग, मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, गोलकुंडा के सुल्तान के आदेश पर उन्होंने मुसलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री, क्या है? प्रथम फैक्ट्री। अब पूछ दे कि डचों की प्रथम फैक्ट्री कहां पे थी? डचों की प्रथम फैक्ट्री कहां पर थी? मुसलीपट्टनम में थी। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री डचों की, फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट सेटलमेंट यहां पे स्टैब्लिश की गई। उसके जस्ट बाद सेकंड फैक्ट्री पेत्तोपोली में, और थर्ड फैक्ट्री खोली गई पुलिकट में 1610 में, 1610 में। और पुलिकट को ही उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। पुलिकट को क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। तो हेडक्वार्टर कौन सा रहेगा? पुलिकट रहेगा। और यह सही बात है कि 1690 तक पुलिकट ही डचों की कैपिटल रही, हेडक्वार्टर रहा। 1690 में यह ट्रांसफर हो जाएगा और चला जाएगा नेगापट्टम, जो तमिलनाडु में। नेगापट्टनम कहां पे है? तमिलनाडु में। तो नेगापट्टनम ट्रांसफर कर, जैसे पोर्चुगीज वाला याद है कि पहले कोचीन था और 1530 में जब कौन आता है, नीनो दा कुन्हा 1529 में, तो उसने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। कहां से? कोचीन से गोवा। वैसे ही जो है 1690 के बाद कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा कहां से? आपकी पुलिकट से नेगापट्टनम। डच का नाम एक और चीज के लिए लिया जाता है कि डच ऑलरेडी वो मसालों का व्यापार, स्पाइसेस का ट्रेड जो है वो ऑलरेडी स्पाइस आइलैंड से कर रहे थे, वो कॉलोनी बन चुकी थी उनकी। इंडिया में उनका क्या इंटरेस्ट था? इंडिया को से जो इंटरेस्ट था वो था कपड़ों का। इंडिया के सूती कपड़े पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, रेशमी वस्त्र, सिल्क, मलमल के कपड़े। तो डच को कहा जाता है कि डचों ने भारतीय वस्त्रों को वर्ल्ड के मार्केट में फेमस कर दिया, वर्ल्ड मार्केट में निर्यात की वस्तु बना दी, एक्सपोर्ट, गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट बना दिया। पूरी वर्ल्ड में उन्होंने भारतीय वस्त्रों का निर्यात किया। और इसके लिए उन्होंने कि इस क्वालिटी में जो कपड़े वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, वो उस फाइन क्वालिटी की कपड़े थे, और उस फाइन क्वालिटी के कपड़े में किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए उन्होंने कासिम बाजार जो बंगाल में है वहां पर उन्होंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जहां पे 3000 इंडियन कारीगरों को, जो बुनकरों को उन्होंने वेतन पर रखा। तो एक तरीके से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है डचेज। और इनकी सफलता का भी यही राज था कि इनको धर्म से ज्यादा, पोर्चुगीज क्यों हार गए, पोर्चुगीज भारत से क्यों निकल गए? क्योंकि वो अपना ट्रेड का काम छोड़ करके धर्म की प्रचार में लग गए। डेनिश क्यों हार गए? क्योंकि वो अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं।
डचेस इसलिए सफल हुए क्योंकि उनकी एक ही लक्ष्य थी, वह है प्रॉफिट गेन करना। ये ट्रेडर्स हैं, प्योर ट्रेडर्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इंप्लॉयमेंट जनरेट किया है काफी मात्रा में, है ना। तो 3000 लोगों को इन्होंने नौकरी पे रखा। तो एक पहला स्टेटमेंट सही है हमारा, द कैपिटल ऑफ डच सेटलमेंट वाज पुलिकट टिल 1690। अच्छा, डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन पटना इन 1636। अब पटना में फैक्ट्री तो एस्टैब्लिश किया, लेकिन 1636 में नहीं। कब एस्टैब्लिश किया? 1632 में। कब एस्टैब्लिश किया? 1632 में। ठीक है, तो पटना में एस्टैब्लिश करेंगे 1632 में। अगला क्वेश्चन, दे डिफीटेड फ्रेंच इन 1693। याद है रिजविक, ट्रीटी ऑफ रिजविक की बात चल रही थी और ट्रीटी ऑफ रिजविक में ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि फ्रेंच जो है फ्रेंच हार गए थे डचेस से 1693 में। तब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? एक तो ये वाला स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो बी स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट ही करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा ध्यान दिया जाए इस पे। ओके, तो ये रहा आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ यूं है कि मर्चेंट एडवेंचरर्स वर, मर्चेंट एंड एडवेंचरर कौन है? कौन है? पहला है ऑप्शन दिया है इंडिपेंडेंट इंग्लिश मर्चेंट्स अदर देन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एशिया में व्यापार कर रहे हैं। मर्चेंट एडवेंचरर्स, पहला स्टेटमेंट है कि ये ट्रेडर हैं, इंडिपेंडेंट इंग्लिश मर्चेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट अपना जो है ट्रेड करते थे। तो करते थे, बहुत ऐसे इंग्लैंड के व्यापारी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो मानते हैं कि सभी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इजाजत मिलनी चाहिए, और इसके अगेंस्ट में जाकर के वो इंडिपेंडेंट ट्रेड कर रहे हैं। इनको इंटरपोलर कहा जाता था, मर्चेंट एडवेंचरर्स नहीं कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? इंटरपोलर या और ये इंटरपोलर भी नाम किसने दिया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये इंटरपोलर है, या इंग्लिश में इसको हिंदी में कहा जाता था दस्तंदाज। दस्तंदाज, ये नाम दिया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि ये इंटरपोलर है। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन फाउंडर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी है राइवल कंपनी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइवल कंपनी बनेगा लेकिन इस नाम से नहीं बनेगा। मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो जी, मर्चेंट एडवेंचरर्स जो हैं वो कंपनी के फाउंडर हैं। फाउंडर हैं जो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, इनके प्रेसिडेंटशिप में 1599 में ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, और 217 ट्रेडर्स, 217 ट्रेडर्स मिल करके क्या बनाते हैं? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, और इन्हीं को कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बहुत नजदीक आ गए हैं इस चैप्टर को खत्म करने के। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बीच बीच में निकलते रहेंगे, दूसरे चैप्टर्स में भी निकल के आएंगे ये सारे फैक्ट्स। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई हमारे वो वास्को डी गामा इंडिया आते हैं, लेकिन किसके हेल्प से आते हैं? तो आप पढ़े भी होंगे, बहुत बार आपके सामने आया होगा, जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता होगा कि किसके हेल्प से आए थे? अब्दुल माजिद के हेल्प से आए थे। ये गुजराती मर्चेंट था जिसके हेल्प से वो इंडिया आते हैं। कहीं कहीं अब्दुल माजिद जो है अब्दुल मुनीद के नाम से भी जाना जाता है, और ये कौन है? गुजराती मर्चेंट था। तो इसके हेल्प से इंडिया, ये कहाँ पे मुलाकात होती है? तो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे वास्को डी गामा की इससे मुलाकात होती है, और उसके हेल्प से वो इंडिया आता है। खैर, आपको पता है कि वास्को डी गामा के गिफ्ट से जमुरीन बहुत खुश नहीं हुआ था। उसको लगा कि ये बहुत लो क्वालिटी का, बहुत चीप क्वालिटी का जो है हमें गिफ्ट मिला है।
ठीक है, जामोरिन बहुत नाखुश था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को लगा कि बड़ा महंगा महंगा चीज लेकर के आ रहे हैं हम, बड़ी चीज। और वो दरअसल वो जो चीजों उन सबको खरीदा था कहाँ से, वो अफ्रीका के पूर्वी तट से खरीदा था, जहाँ पे अफ्रीका के पूर्वी तट पे ये स्टे किया था कुछ दिनों के लिए, है ना, और मोजाम्बिक में, और वहां से जो खरीदा था ना वो गिफ्ट लेके आया था। तो वो बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं थी यहाँ पे, ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत कॉस्टली चीजें मिलती थी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं था। तो वो जामोरिन जो है उससे नाराज हो गए थे कि ये क्या है, कौन सा गिफ्ट है भाई, इसीलिए तो कटहल खिलाया था उनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, अंडर हुज लीडरशिप द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश। तो आपको तो पता ही है कि सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड अगर हम चेक करें तो 1611 में बैटल ऑफ स्वाली होगा, स्वाली का युद्ध होगा। ये स्वाली कहां पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे है। और 1611 में किसने हराया पोर्चुगीज नेवी जहाजी बेड़े को, पोर्चुगीज नेवी को किसने हराया, थॉमस बेस्ट ने, है ना, थॉमस बेस्ट साहब ने। और इससे खुश होकर के जहांगीर ने क्या दे दिया, परमिशन दे दिया 1612 में कि हाँ ठीक है तुम खोल लो अपना क्या परमानेंट फैक्ट्री। तो 1613 में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री खुलेगी। और फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ खुलेगी, सूरत में खुलेगी। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में। और किसके प्रेसिडेंटशिप में, किसके नेतृत्व में, यही तो क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में। तो चलिए विलियम हॉकिंस होगा। विलियम हॉकिंस तो 1611 में वापस चले गए तंग आकर के कि भाई ये कौन सा सम्राट है, ये होगा नहीं। थॉमस रो भी 1619 ये तो 1609 में आते हैं और 1611 में चले जाते हैं। ये साहब 1615 में आते हैं और 1619 में जाते हैं। ये साहब थॉमस एडवर्थ, जो थॉमस एडवर्थ है, इसके नेतृत्व में जो है वो सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ आप चले जाइए। ये अगर फैक्ट नहीं पता हो तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि किसके नेतृत्व में जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी सूरत की फैक्ट्री। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और यहां पे है अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर है, पेश खिदमत है। पहला अगला क्वेश्चन 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन कुछ ही यूं है, व्हेन वाज बॉम्बे मेड द हेडक्वार्टर शिफ्टिंग द सीट ऑफ द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम द सूरत टू बॉम्बे। तो बॉम्बे जो है कब हेडक्वार्टर बनाया गया, बॉम्बे कब हेडक्वार्टर बनाया गया, और वेस्टर्न कोस्ट पे, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे सूरत से मुंबई कब शिफ्ट किया गया प्रेसिडेंसी को, है ना। आपको जहां तक याद होगा कि वेस्टर्न कोस्ट पे सूरत में सबसे पहले सूरत में ही खुला 1613 में, और सूरत ही हेडक्वार्टर बना वेस्टर्न कोस्ट पे, यही हेडक्वार्टर बना ट्रेड। और यहां पर आपको याद होगा कि 1668 में बॉम्बे मिलने के पहले जेराल्ड एंगियार साहब जो है इसके फाउंडर होते हैं, और नेक्स्ट ईयर 1669 में इनको सूरत का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, सूरत का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और इन्हीं के लीडरशिप में 1669 से लेकर के 1677 तक बॉम्बे फ्लोरिश होता है, बॉम्बे का विकास होता है। ठीक है, तो बॉम्बे जब एक सिटी के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका है, तब 1687 में जाकर के वेस्टर्न कोस्ट की जो सारी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई, सारी एक्टिविटीज कहां शिफ्ट कर दी गई, बॉम्बे शिफ्ट कर दी गई। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए है 1668, इस साल तो इनको बॉम्बे मिला था। किससे मिला था, चार्ल्स सेकेंड ने एज अ रेंट दिया था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक पर। और चार्ल्स द्वितीय को कहां से मिला था, पोर्चुगीज ने दिया था, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय की शादी एक पीस ट्रीटी के तहत किससे हुई थी,
पोर्चुगीज प्रिंसेस पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, है ना। और यही वो चार्ल्स द्वितीय हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1,70,000 पाउंड कर्ज लिया और जिसके बदले में 1661 में, जिस साल इनकी शादी हुई, उसी साल इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने, आर्मी रखने, अपने फैक्ट्री की किलेबंदी करने इत्यादि की संधि करने, ट्रीटी करने की परमिशन दे दी, है ना। तो ये तो होगा नहीं। 16 ऑप्शन सी, चलिए आइए, ऑप्शन सी में दिख रहा है 1687, तो यही तो आंसर होगा। 1687 के साथ जाना पसंद करो तो 1687। चलिए, और अब देखें जरा सा सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन में। क्या स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं या ट्रेंडी क्वेश्चंस है जो बीपीएससी में हमेशा पूछता आ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जरा देखें जरा सा। चलिए, आपके सामने है लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन थे। पहला स्टेटमेंट है पौंडीचेरी वॉज फाउंडेड इन 1674। चर्चा हो चुकी है कि हाँ 1673 में वलीकोंडपुरम के गवर्नर शेर खां लोधी ने फ्रैंको मार्टिन को पौंडीचेरी दिया और ये पौंडीचेरी के रूप में एक साइट दिया जो पौंडीचेरी के रूप में 1674 में डेवलप। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है फ्रांस नेवर फॉट विद डच के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई। ये तो सरासर गलत है। फ्रांस की डच के साथ लड़ाई हुई है और कई बार अभी चर्चा हो चुकी है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो यहां पे करेक्ट सॉरी तो अब जब करेक्ट पूछेगा तो करेक्ट ही करेक्ट है और जब इनकरेक्ट पूछेगा तो इनकरेक्ट करेक्ट नहीं, याद रखना। तो यहां पे करेक्ट पूछ रहा है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए ऑप्शन चेक करें। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ओनली वन, यस ओनली वन। हम नीचे जाएंगे ही नहीं, क्यों जाना है, हमारे पास ऑप्शन सामने मिल गया। ठीक है, तो हमने कोशिश की। इसके अलावा जब मिक्स्ड एमसीक्यूज जब चलेगा, मिक्स्ड एमसीक्यूज, जब सारे चैप्टर्स की मिक्स्ड एमसीक्यूज आएंगी पूरी हिस्ट्री की, मैं कोशिश करूंगा कि 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आऊं, मिक्स होगा, सारे चैप्टर से मिक्स्ड होगा, तो उसमें भी बहुत सारी क्वेश्चंस निकल के आएंगे। उसके लिए भी रेडी रहिए। जरूरी नहीं कि 65 के अंदर ही सारे फैक्ट आपको दिख गए। जब वो आएगी सीरीज और बीपीएससी के पहले ही वो आएगी, बीपीएससी प्री के एग्जाम के पहले, तो इंतजार कीजिए उसका। लेकिन अभी चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज जो हम टॉपिक एमसीक्यूज लेकर के आ रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस लेक्चर सीरीज को लाइक करिए, शेयर करिए और दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए। अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वहां तक पहुंचाइए। आप भी सीरियस कैंडिडेट हैं, आपकी भी ये ड्यूटी है कि ये इतनी अच्छी वीडियोस जो है लोगों के बीच में पहुंचे। तो आप इसको दिल खोल के शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, देर क्यों कर रहे हो, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंजॉय योर वॉचिंग द वीडियो।